नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे, मौलिक अधिकारों में आपको इसके पहले 2 लेक्चर मिल चुके हैं, जिसमें एक समानता का अधिकार था, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22 तक था, जिसमें से मैंने सिर्फ 21 तक एक्सप्लेन किया था। तो अब उसके आगे अगला आर्टिकल 22, केवल आज आर्टिकल 22 ही हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बड़ा और थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएटिंग लेक्चर होगा, ये सॉरी पॉइंट है। तो इसलिए इसको लेकर लोगों का काफ़ी मतभेद रहता है, लोग सही से समझा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं इस पर स्पेशली एक लेक्चर लेकर आया हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान से समझ सकें और किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन हो। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है ये। आर्टिकल 22, गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अर्थात आपको यदि कोई अरेस्ट कर रहा है तो उससे संबंधित कुछ हमारे संविधान निर्माता समिति ने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, ऐसे आर्टिकल्स दिए हैं जिनका आप इस्तेमाल करके आप बच सकते हैं। ठीक है, आपके साथ पुलिस जाति व्यवहार नहीं कर सकती है, तरह कोई भी बेवजह क्लेम नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो चलिए कैसे क्या करते हैं। तो गिरफ्तारी संरक्षण इसमें दो प्रकार के चीज़ें इसमें समझनी होती हैं। एक दंडात्मक निरोध, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। एक होता है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, दंडात्मक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो अपराध के बाद लगता है। जब भी कोई अपराध आपने कर लिया है, कोई क्राइम आपसे हो गया है, उसके बाद लगता है। ठीक, उसके बाद लगता है। लगने के रीज़न क्या है? सबसे पहले पुलिस एक वारंट आता है। वारंट कब आता है? बिना वारंट के, जैसे आप पिक्चर वगैरह में देखते हैं कि बिना वारंट के पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो वो उसको वापस कर देते हैं कि पहले आप वारंट लेकर आइए, फिर आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे केसेज हैं, कुछ ऐसे अपराध हैं जहाँ पर पुलिस बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है। तो देखिए कैसे, जैसे आपने आग लगा दी और पूरे मोहल्ले में आगजनी हो गई, लोग काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी मानहानि हुई है लोगों की। इसलिए अब पुलिस आपके लिए वारंट का इंतजार नहीं कि वारंट आए तब लेकर आए और आपको गिरफ्तार, नहीं। ऐसे केसेस में, ऐसे अपराधों में पुलिस आकर डायरेक्ट आपको पकड़कर पुलिस और जेल ले जाकर चली जाएगी। ठीक, अपनी कस्टडी में रख लेगी। दूसरी चीज़, जो छोटे कोई अपराध होते हैं, जैसे मार टूर हो गई, छोटी मोटी मार टूर हो गई मोहल्ले वाली, तो वहाँ पर पुलिस जब आती है पहले वारंट लेकर आती है। तब वारंट लेकर जब आती है तब फिर आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन वारंट हर जगह नहीं लेकर आ जाएगी। कोई बड़ा अपराध जब होगा, किसी का आपने मर्डर कर दिया, तो उस समय वो वारंट का इंतजार नहीं करेगी, वो आएगी, आपको अरेस्ट करेगी और लेकर चली जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सचेत रहा करें, क्योंकि ऐसे कोई क्राइम मत कर देना ताकि वारंट भी पुलिस को न लेना पड़े और डायरेक्ट आपको पकड़ लें। ठीक, वारंट अर्थात एक खतरनाक अपराध होता है इसमें, जिसके तहत पुलिस आती है, आप लेकर चली जाती हैं। दूसरी चीज़, जब पुलिस ले जाकर चली गई, अब क्या होगा? जब पुलिस ले जाकर चली जाती है तो पुलिस की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको जज साहब के सामने ले जाकर उपस्थित कर देगी। ठीक, अब वहाँ पर पुलिस जब लेकर आपको आई थी अपने थाने में, तो उस समय पहले काफ़ी धांधली होती थी कि आते किसी दूसरे टाइम थी, ले जाकर किसी दूसरे टाइम के लिखना रहता रजिस्टर, तो उस समय वो टाइम लिखती थी जिस समय उसको ले जाना होता था। कि जैसे आज सुबह 7 बजे लेकर आई है तो 7 बजे अगले दिन सुबह लेकर नहीं ले जाएगी आपको। रीज़न, क्योंकि उसकी अपनी मस्ती होती थी। ठीक है, अपने आप से लोग काम करते थे, इच्छा है नहीं है, तो वो जब जा रहे हैं तब आने वाला टाइम लिख लेते थे ताकि 24 घंटे के अंदर ही रहे। इसलिए अब तो थानों में CCTV कैमराज लग गए हैं, जिसकी वजह से जैसे ही कोई अपराधी आता है तो उसकी वहाँ पर एंट्री हो जाती है। इसलिए तुरंत अब टाइम लिखते हैं और अगले दिन उस समय से 24 घंटे पूरे होने के पहले उस मुजरिम को जज साहब के सामने ले जाकर उपस्थित करना पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। ठीक, तो इसके चलते अब पुलिस जब वहाँ ले जाएगी तो जज साहब आपसे पूछेंगे कि महोदय, क्या आपका कोई वकील है? अगर आप गरीब हैं, आप अपना वकील नहीं कर सकते हैं प्राइवेट, ठीक, तो गवर्नमेंट के वकील होते हैं। गवर्नमेंट जज साहब आपको एक गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड कराएंगे, देंगे। वो वकील साहब आपका केस लड़ेंगे।
जो सरकारी वकील साहब हैं, ठीक। तो अक्सर ये चला आ रहा है कि जो सरकारी वकील होते हैं केस हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी पगार गवर्नमेंट देती है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता है कि आपसे पैसा न लेना है न देना है, तो इसलिए वो इतनी मेहनत ही नहीं करते हैं कि केस जीतें। अगर केस आपको भी हारना है तो आप गवर्नमेंट लॉयर कर लीजिए, हायर कर लीजिए गवर्नमेंट लॉयर। लेकिन यहीं पर आप प्रशांत भूषण जी को देखिए, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं, एक पैसे एक रुपए कैसे केसेस में तो रुपए तक नहीं लेते हैं, और वो लड़ जाते पूरे केस पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर जब पुलिस आपको लेके जाती है तो पुलिस जो है वो वहाँ पर दो चीज़ें नहीं शामिल होती, एक आने जाने का रास्ते में समय, दूसरा अगर अवकाश पड़ गया, जैसे सैटरडे को आई है, सैटरडे को आपको थाने लेकर गई पुलिस, और अगले दिन संडे है तो संडे नहीं जोड़ा जाएगा, मंडे से सैटरडे का मंडे के संडे को छोड़कर मंडे से वो टाइमिंग एडजस्ट की जाएगी। क्लियर, ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, जैसे आपको एक दिन मंडे को लेकर आई है और मंगलवार यानी ट्यूसडे को उसको ले जाकर जज साहब के सामने उपस्थित करना है, तो 10 बजे लेकर आई थी और उसको लग रहा 7-8 बजे लेकर यहाँ से निकली कि 10 बजे तक हम जज साहब के सामने उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन रास्ते में लग गया जाम। तो अब यहाँ पर आप उससे पुलिस से लड़ जाओ कि भाई मेरा तो टाइम हो गया है, अब मुझे छोड़ो, क्योंकि ये नियम अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको जज साहब के सामने नहीं ले जाकर उपस्थित कर पा रही है तो आपको फिर ये अधिकार है कि आप चले आइए, कुछ रूल्स है उसके थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं है, जाम वाला समय और अवकाश वाला समय दोनों मान्य नहीं होते। इन दोनों चीज़ों को हटाकर तब जाके आपका जो टाइम होता है 24 घंटे वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक। ये 24 घंटे और वकील, ठीक। ये एक ऐसी चीज़ है जो बिना करे ही आपको अरेस्ट कर ली जाएगी। मतलब अपराध करने से पहले ही सिर्फ शंका है कि इनसे कोई अपराध होने वाला, ये कोई हिंसक अपनाने हिंसक चीज़ें करने वाले हैं, तो आपको पुलिस पहले ही बंद कर ले जाएगी, नज़र बंद कर लेगी, ठीक। जैसे आपको याद होगा जब 5 अगस्त 2020 को पिछले ही वर्ष जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी, तो वहाँ के बड़े बड़े जो हैं नेता, उन्हें नज़र बंद कर दिया गया था। हाउस अरेस्ट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में नज़रबंद को हाउस अरेस्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, नज़रबंद में ये होता है कि आपको आपके घर में रखा जाएगा, आपकी इच्छा जो हो खाइए पिए, आपका टेलीफोनिक कनेक्शन काट दिया जाता है, मोबाइल कनेक्शन काट दिया जाता है, टीवी कनेक्शन काट दिया जाता है, सिर्फ आप घर में मज़े से रहिए और खाइए पिए, न बाहर से मिलना है, न कोई बाहर का आदमी आपसे मिलने आएगा, ना आप बाहर जाकर किसी से मिल सकते हैं। ये होता है नज़रबंद। तो ये सब चीज़ें जब कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में, तब जाकर धारा 370 हटाई गई थी। अन्यथा अगर उसके पहले इनको नज़रबंद न किया जाता है तो जम्मू कश्मीर का जो आज रवैया है, जो आज एक पिक्चर आप देख रहे हैं, एक सुंदर जम्मू कश्मीर, एक शांत जम्मू कश्मीर उभर कर आग सामने आ रहा आप सभी के समक्ष, तो वो आपको नज़र नहीं आता। कोई दूसरा ही रूप होता जम्मू कश्मीर का, एक आतंकवादी तरीके का वहाँ पर एक रूप होता, ठीक। पर डे जैसे आप देखते थे पर डे न्यूज़ में गोलाबारी यहाँ चल रही, वहाँ चल रही, यहाँ फायरिंग चल रही, यहाँ आतंकवादी घुस गए, वो अब चीज़ें थोड़ा शांत हुई हैं, थोड़ा कंट्रोल में हुई हैं। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, अंडर में हैं, ठीक। तो वहाँ पर जैसे ये क्या बोलते हैं इनको, उमर अब्दुल्ला के पिताजी थे फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पिता थे शेख अब्दुल्ला, जो धारा 370 लेकर आए थे। समझ गए? उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद कर दिया गया था। महबूबा मुफ्ती, नाम तो महबूबा मुफ्ती है, काम न जाने कैसे कैसे हैं, ठीक। ऐसे बड़े बड़े वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के लीडर जो अपने आप को लगाते थे, तानाशाह टाइप अपने आप को समझते थे, उन सभी को बंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक। जिसके चलते जम्मू कश्मीर बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से धारा 370 और अनुच्छेद 35 बड़े आराम से हटा दी गई थी। क्लियर? चलिए आगे इसी को, हाँ, इसमें जैसे बिना वारंट, हाँ, इसमें अपराध से पहले वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या था, जब कोई जघन्य अपराध, खतरनाक अपराध होगा तब वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल अपराध है, नॉर्मल क्राइम है, तो वारंट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिना वारंट के आपको पुलिस वाले आएंगे, हाथ पकड़ेंगे और ले जाकर अपने थाने में चले जाएंगे। वहाँ जब लेकर जाएंगे तो
ये सिस्टम है कि 3 महीने तक बिना किसी रोक टोक के आपको रख सकते हैं। जैसे पूछताछ का 1 घंटे का समय होता है, लेकिन अभी जो एक केस वो जब आया था रिया चक्रवर्ती वाला केस, उसके जब मकान का आगे वाला हुलिया सुधार दिया गया था जम्मू महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, तो उस समय बहुत चटक रहे थे रिपब्लिक भारत न्यूज़ के वो एडिटर हैं शायद अर्णव गोस्वामी, जो इस समय व्हाट्सएप चैटिंग उनकी लीक हो चुकी है, उनकी प्राइवेसी, बात इसकी नहीं हो रही कि प्राइवेसी इनकी की चैटिंग इनके पास ये खबर मिली कैसे, बात इस पे हो रही है कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है उनकी। ठीक, तो उन्हें जब महाराष्ट्र पुलिस लेकर गई थी तो उन्हें से 8 घंटे की पूछताछ की थी। ठीक है, तो इसलिए पुलिस जो है यहाँ पर बिना निवारक निरोध अपराध से पहले जब ये चीज़ें होती हैं तो आपको कम से कम 3 महीने तक बंद कर सकती है पुलिस जेल में, ठीक, अपनी कस्टडी में ले सकती है। लेकिन अगर वो चाहे, जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में 3 महीने से अतिरिक्त से ज़्यादा समय तक 6, 7, 8 महीने बाद इन लोगों को नज़रबंद छोड़ा गया था। ठीक, तो वो भी चाहे तो 3 महीने से अतिरिक्त, 3 महीने से अधिक क्या होता है कि जैसे 3 महीने हो गए और लग रहा है कि अभी भी हिंसा होने का डर है, अभी भी कोई आतंकवादी गतिविधि घटित हो सकती है, ये कोई बड़ा अपराध होने की आशंकाएं हैं। ठीक, तब तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, एडवाइजरी बोर्ड से परमिट लेते हैं, एडवाइजरी बोर्ड परमिट देती है तो उन्हें फिर सब समय बढ़ा दिया जाता है 3 महीने कम से कम, फिर उसके बाद 7-8 महीने बढ़ता रहता है। ऐसा ही एक केस यही है जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ठीक, सर सिडनी रॉलेट लेकर आए थे और उन्होंने तब पूरे भारत ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें क्या था, बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का ये एक्ट था, कानून था, जिसके तहत इसे पूरे देश में विरोध हुआ था। लेकिन आप देखिए इसका ज़्यादातर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, न कि गलत तरीके से बहुत कम आपको नज़र आगे भी एक केस बताऊंगा जहाँ पर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पहले से लोगों को नज़रबंद न कर दिया जाता तो जम्मू कश्मीर में आज शांति, अमन, चैन नहीं मिलता। ठीक, तो रॉलेट एक्ट तो आप सोचिए उस समय के हमारे संविधान निर्माता समिति के जो भी सदस्य थे, जो भी बुद्धिजीवी थे, कितना उन्होंने एक पॉइंट पे 1 महीने, 1.5 महीने तक डिस्कस किया, तब जाकर हमारे संविधान में लिखा था, ऐसे थोड़े ना लिख दिया था। आज जैसे नेताओं को अगर संविधान लिखने को दे दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें लिखेंगे। आप देखिए संसद में वेतन बढ़ाना होता, सारे सांसद लड़ लेते हैं और वेतन बढ़वा लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ नीचे वालों की कोई सुनाई नहीं होती। वैसे ही उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, वर्तमान को ध्यान में रखकर, कितनी दूरदर्शी सोच थी उनकी। ठीक है, तो ये है रॉलेट एक्ट को इसी में इससे पूछ लिया था कि इस आर्टिकल में रॉलेट एक्ट का असर नज़र आता है, तो आर्टिकल 22 में। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप देखें 2017 के केस, जहाँ पर इसको आप गलत तरीके से इस्तेमाल होना देखेंगे इस चीज़ का। ठीक, 2017 में गोरखपुर में एक बुखार आया था, शायद चिंकी उंकी करके, जापान की कोई बुखार था। तो उसमें एक हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल था उसने ऑलरेडी जो ऑक्सीजन देने वाली संस्था थी उससे इतनी ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखे थे जिनका उसने पेमेंट नहीं किया था। तो उस वक्त वो उस बुखार में बच्चों को होता था वो बुखार, तो सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, जिसके चलते वहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान ने अपने पास से पैसे लगाकर कुछ 2-3 कुछ सिलेंडर लिए। कितनी सिलेंडर आप मंगा सकते हैं, जितने वो मंगा सकते हैं तो उन्होंने मंगाए। लेकिन जब गोरखपुर हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का दौरा पड़ा तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है हर एक हॉस्पिटल के, तो जो समिति थी, काउंसिल थी, उसने बताया कि भैया ये कफील खान डॉक्टर, इन्हीं की कमी है, ये सही से मैनेज कर नहीं पाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसके चलते बच्चों की मौत हो रही। तो उस समय माहौल ही ऐसा था कि मुख्यमंत्री महोदय किसी बात पे सोच विचार करें कि इसके पहले उन्होंने उन्हें अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, अपराध से पहले ही, अपराध सिद्ध नहीं उसके पहले वो अरेस्ट हो गए, जिसके चलते फिर जाकर के इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें बताया नहीं, हकीकत कुछ दूसरी थी, जिसके चलते बाइज्जत उन्हें बरी किया गया। ये भी देखिए जेल के बाद भी इज्जत बची रहती है।
और बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा जाता है आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। जेल होकर आ रहे हैं आप और बाइज्जत बरी होकर आ रहे हैं। चलिए ठीक, तो डॉक्टर साहब बाइज्जत बरी हुए, लेकिन अब बंदा खटक गया गवर्नमेंट की नज़र में। तो आप देखिए 2019 में, फिर 2019 में ही आप देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मुजफ्फरपुर बिहार में, सर 17 में ही था, 17 में ही मुजफ्फरपुर बिहार में फिर बुखार ने, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चे मरे थे। अगर आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो तो देखिएगा। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब गए, जब बारिश का सीज़न था, डॉक्टर साहब बहुत मेहनत की और बच्चों को घर घर जाकर, मतलब खुद घर घर जाकर बच्चों को उन्होंने इलाज किया। हॉस्पिटल में तो करते ही थे, लेकिन मतलब दिन दुनी रात चौगनी मेहनत कर उन्होंने बच्चों को इलाज किए, जिसके चलते वो काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे, जिसके लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में तो खटक चुके थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब 2019 में जब CAA NRC का मसला आया था, आंदोलन छिड़ा था, तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था, उसी से रिलेटेड वो उन्होंने भाषण दे दिया था। तो वो भाषण देने के बाद कुछ समय के लिए वो बॉम्बे चले गए। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मुंबई जाकर डॉक्टर साहब को अरेस्ट करती है कि आपने अहिंसात्मक भाषण दिया है, जिसके चलते और आपने देश की अखंडता को चोट पहुंचाई है, अराजकता जैसी सिचुएशन क्रिएट होने जैसी आपने भाषण दिया है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब को पुलिस वहीं पर अरेस्ट कर लेती है 2019 में। और उसके बाद 20 जैसा ही आता है कि आप देखिए, और 3 महीने के लिए होता ही है। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब जब बेल होने का नंबर आता है जज साहब के जाने के सामने, तो वहाँ पर कोरोना आ जाता है। कोरोना के चलते जज साहब बैठते ही नहीं हैं, जिसके चलते डॉक्टर साहब 8 महीने तक जेल में ही रहे। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब बाइज्जत फिर से बरी होते हैं। उनके जब कटघरे में खड़ा किया जाता है तो जज साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब की वो क्लिप दिखाई जाए मुझे, जो जिस पे इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। तो जब देखा जाता है तो उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने देश को ये बताया था कि इन्होंने नहीं कहा था देश के टुकड़े टुकड़े देश अलगाव हो जाए। उन्होंने कहा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान संशोधन लागू कर दिया जाता है, ये जो कानून आया है, तो देश में विरोधाभास पैदा हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति मारकाट शुरू हो जाएगी। ये चीज़ उन्होंने कही थी। कोई भी ऐसा भाषण नहीं दिया था जिसके देश में अराजकता जैसी कंडीशंस क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ये थी कंडीशन, ये था निवारक निरोध के इस्तेमाल। ठीक है, फिर उन्हें जज साहब बाइज्जत बरी करते हैं और रात के 2 बजे उन्हें छोड़ते हैं। ठीक, तो ये है आर्टिकल गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ये कुछ कानून आए वक्त वक्त पर, जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई कानून लाए गए, संविधान में जोड़े गए। पहला PDA अर्थात प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट अर्थात PDA 1950 से 1969 तक रहा हमारे यहाँ। इसका काफ़ी दुरुपयोग होने लगा, जिसकी वजह से 1969 में इसको समाप्त कर दिया। उसके बाद आपशपा अक्सर आप लोग सुनते हैं, अब तो इस समय बहुत कम है, लेकिन इसके पहले 2015 और 16 के बीच जब असम में इरोन शर्मिला एक महिला थी जिन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। कम से कम 10 से 12 साल की 14-15 साल उन्होंने अनशन कर रखा था इसके खिलाफ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ इसमें सुधार किए गए। ये एक ऐसा कानून है जिसके थ्रू आर्मी को अर्थात अर्धसैनिक बलों को और फौज को कुछ राइट्स दिए जाते हैं लोगों के सुरक्षा से संबंधित। जैसे कि हमारे यहाँ पुलिस है, जांच पड़ताल के घर के अंदर घुस जाती है, वैसे पूर्वोत्तर भारत और इधर जम्मू कश्मीर अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ अक्सर घटती रहती हैं, आसाद क्षेत्र, तो वहाँ पर ये जो राइट्स हैं अफसपा के थ्रू वहाँ अर्धसैनिक बल जो तैनात होते हैं और आर्मीज इनको दिए जाते हैं। इसके थ्रू हुआ ये कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती थी तो पुलिस वाले, अब ऐसा तो है नहीं आपके यहाँ पुलिस वाले आए, कोई ऐसी घटना घट गई आके अगल बगल तो पूछ से भैया घर में प्रवेश कर लें, घर में एंट्री ले लें, आपकी परमिशन हो तो मैं आई कम इन, तो ऐसी चीज़ें नहीं। वो आते हैं बराबर घुस चले जाते हैं और अपने जांच पड़ताल करके चले जाते हैं। तो यही चीज़ें वहाँ के लोगों को पसंद है कि हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी, शांतिपूर्ण ज़िंदगी को शांतिपूर्ण और तहस नहस करके चले जाते हैं, तो ऐसा गलत था। तो इन सब चीज़ों के लिए
ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद ये आया था 1956 से, और जो कि अब तक है। ठीक, उसके बाद यूएपीए अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अर्थात गैर कानूनी कोई भी काम करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। उसके तहत, जो कि इस समय कोरोना के टाइम काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये एनएसए था, फिर उसके बाद यूएपीए। इसके तहत जो भी गलत काम करते हैं, जो भी कानून के खिलाफ जाकर काम करते हैं, उनके लिए ही है। ठीक, अगला मिसा बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसा अर्थात मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तो ये 1971 में आया था। इसकी अच्छी बात ये है कि हमारे देश की पहली जो महिला प्रधानमंत्री अर्थात इंदिरा गांधी जी थी, तो जब जिसको लेकर आई थी मिसा को, तो 1971 में लेके आई थी, 71। फिर उसके बाद इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन के 3 महीने पहले वही निवारण निरोध के अंतर्गत नजर कैद, उसके तहत लोगों को जेल भिजवा, जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे उन सभी को जेल करवा दिया। अब इलेक्शन के दौरान कोई ऐसा नेता ही नहीं विपक्ष में कि इलेक्शन लड़ सके सही सलामत, तो वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गिरी, वो समाप्त कर दिया कि मिसा। तो मिसा बहुत दिन नहीं रहा, और ये सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज हुआ। सबसे ज़्यादा ये पूछा ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा एक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ है, तो वो है मिसा। ठीक, अगला एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। इस समय 1980 में जब आया तो कोरोना के दौरान ये है एनएसए, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इसके वही चीज़ 3 लोगों के जहन में चीज़ बस गई कि अपराध करके 24 घंटे हम जज के सामने जाएंगे, बेल करवा लेंगे, मुफ्त हो जाएंगे। लेकिन अपराध किए बिना हम 3 महीने जेल में रहे, ये अच्छी बात नहीं, इसलिए लोग काम ही गलत करना बंद कर दिए। ऐसे वही एक था 1980 में आया था, जो कि अब तक चल रहा है। टाडा बहुत ही खतरनाक है, सबसे खतरनाक एक्ट यही कानून है। ठीक, तो अक्सर पूछा जाता है सबसे खतरनाक कानून कौन सा है, तो वो है टाडा का फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। 1985 में आया, 95 में ज़्यादा दिन तक नहीं चला, समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, आतंकवादियों के लिए था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि अगर कोई भी अशांति फैला रहा है तो टाडा उस पर लगा दिया था, तो उसको मतलब देश के नागरिक होने के चलते चलते वो आतंकवादी ठहरा दिया था। तो इसमें ज़्यादा लोग फंसते थे, बेगुनाह लोग जो सीधे साधे होते हैं वो ज़्यादा फंसा देते हैं। जो तिकड़मी होते हैं, ठागी टाइप होते हैं, उनका क्या, वो इधर उधर हाथ पाए मारे और निकल गए, बेचारे फंस जाते थे सीधे साधे लोग। तो टाडा हटा दिया गया। फिर आया पोटा अक्सर से सुनते होंगे, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, 2002 में आया था, 2004 में ख़त्म हो गया। इसके सबसे हास्यप्रद बात यह है कि तो गुजरात में एक केस हुआ, एक बच्चा था 14 साल का, उस पर पोट लगा दिया गया। जबकि मुझे पता है कि अब तो पहले तो 18 साल तक नाबालिग थे, 18 वर्ष के पहले बच्चे नाबालिग खेले जाते थे। उनको कारावास नहीं, बाल कारावास में रखा, सुधार कारावास में, जहाँ पे उनके शिक्षा दीक्षा सब कुछ होती थी। उन पर अगर कोई भी सुधार किया जा सकता है, अगर वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते थे तो ये पढ़ाई लिखाई होती थी, वहीं से आगे निकल जाते थे। एग्जाम सारे दिलाए जाते थे। ठीक, दिलाए जाते हैं, जाते नहीं। ठीक, तो तब इसको हटा दिया गया। अरे एक बच्चे को आप टेररिस्ट बना दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें 2002 में आया था, 2004 में ख़त्म हो गया। अब इनकाउंटर क्या था? इनकाउंटर क्या होता है? इनकाउंटर एक्चुअली में, जैसे अभी पिछले साल की घटना है, हैदराबाद में एक शायद डॉक्टर थी, नर्स थी, एक लड़की, तो वो हॉस्पिटल से जब घर आ रही थी तो कुछ मनचले लोगों ने, 3 से 4 लोग थे, उन्होंने उसको किडनैप किया, पकड़ा और उसको रेप किया और उसको जाकर एक पुलिया के नीचे छोड़ दिए और पेट्रोल लेकर आए, उस पर छिड़काव किए, माची ला दिए, जला दिए। ठीक, जब ये सारी घटना हुई, जब पुलिस को पता चला तो पुलिस आई और पुलिस आकर उसको पकड़ी, उसकी जांच पड़ताल हुई, तो 4 लोग पकड़े गए। तो 4 लोगों को जब पुलिस ने जज के सामने हाजिर किया 24 घंटे के अंदर, तो जज ने उन्हें जेल कारावास में डलवा दिया। तो जब जेल में पहुंचा दिया तो उसके बाद जांच पड़ताल हुई, तो पुलिस फिर से उन लोगों को लाती है, कहती जज साहब मुझे वो कुछ सुराख मिले हैं, उन सुराखों को सिद्ध करने के लिए या इनकी जांच पहचान करना गया, जैसे कि आप चोर करके आए हैं, किसी ने देख लिया तो वहाँ पर आपको लेके जाया जाएंगे, भैया देखो यही है। अगर वहाँ की जनता ने कह दिया हाँ यही आप हो या ना हो, तो आप हो फिर। ठीक, तो एक
कोई कागज़ वो कपड़ा मिला, कपड़े का टुकड़ा, तो उसको कपड़े का टुकड़ा एक एक सही से सेट करके देखेंगे, हाँ इसके कपड़े से मैच करता है, इसके कपड़े से मैच करता है, ये सब चीज़ें थी सुराग के लिए। ठीक, तो उन्होंने कहा कि मुझे इन 4 लोगों को दे दीजिए, मुझे सीन रिक्रिएट करना है। तो जज साहब ने कहा चलो अच्छा, जांच पड़ताल करनी है, सुराग बटोरने हैं, चलो देते हैं। तो यही सिस्टम है, जज दे देते हैं। तो उसको बोलते हैं रिमांड। आपकी सामान मांगूंगा तो वो मेरी डिमांड है, लेकिन मैं अपनी सामान आपको दूं फिर वापस उसको मांगूँ तो हो जाती है रिमांड। तो रिमांड का नाम सुनते हैं लोगों की आधी जान चली जाती है। तो उनको लाए, और एनकाउंटर कैसे होता है, फर्जी इनकाउंटर कैसे होता है, कहते जाओ 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 भाग जाओ भाग जाओ, उनको भगा देते हैं। और आगे जाकर किसी झाड़ी वाड़ी में कुछ पुलिस वाले छिपे रहते हैं, ये इधर से भगा देते हैं, उधर से अटैक कर देते हैं। भगा कर इसलिए मारते हैं, खड़े करके इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि खड़े करके आएंगे तो गोली सीधा निकल जाएगी। खड़े दौड़ा कर इसलिए मारते हैं, दौड़ाने पर तो पहली गोली गांठी के नीचे, दूसरी गांठी जांग के ऊपर, फिर तीसरी आपके जहाँ चाहेंगे वहाँ मार सकते हैं। ये 2 चेतावनी दी जाती हैं। ठीक, कि पहले तो हवाई फायर करते हैं, फिर उसके बाद पैर में मारते हैं, फिर नहीं मानोगे तो फिर जहाँ इच्छा वहाँ मार देते हैं। इससे क्या होता है, गोली अगल बगल तिरछा मिर्छा करके निकल जाती, इससे ये पता चलता है इनकाउंटर फर्जी नहीं, इनकाउंटर सही हुआ है। ठीक, फिर जो लोग आपके साथ होते हैं उनको जज साहब पूछ लेते हैं, भाई बताओ इनकाउंटर फर्जी है कि नहीं। तो कहते नहीं जज साहब, कहते राम भरोसे बताओ, क्योंकि पुलिस वाले उन्हीं के भरोसे चल रहे थे, जज साहब उनके भरोसे हो गए। तो राम भरोसे कहने नहीं इनकाउंटर सही है। दौड़ वो पुलिस को नज़रअंदाज करके भाग रहे थे, अब पुलिस ने रोकना चाहा, रुके नहीं, इसलिए उनको मारना पड़ा। ये सब चीज़ें होती हैं। इनकाउंटर कब करते हैं, पहले तो अगर पुलिस की कस्टडी से आप भाग रहे हो तब आपको पुलिस मार सकती है। फिर उसके बाद अगर आप पुलिस पे हमला कर रहे हैं और पुलिस को आप रोक रहे हैं हवाई फेर करके, फिर भी नहीं रोके, तब आपको पुलिस मार देती है। ये है फर्जी इनकाउंटर। लेकिन वो ज़रूरी था, फर्जी हो कुछ भी हो, उनको मारना बहुत ज़रूरी था। ठीक, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। कौन सा मीसा सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ, सबसे ज़्यादा यूज नासा हुआ, NSA नासा ने NSA, और इटाडा सबसे खतरनाक हुआ। ये तीनों बहुत पूछे भी जाते हैं ये। ठीक, एक अभी हाल ही में एग्जाम में यूपीए का पूछ लिया गया था। यूपीए बहुत पहले आया था, लेकिन इसमें कई सारे सुधार किए गए, फिर 2004 में फिर से आया। तो अब सपा उस समय 2-3 साल पहले जब सुर्खियों में था तब बहुत पूछा जाता था। बाकी ये तीनों बहुत पूछाते हैं। पोटा कई बार पूछा गया है, ये भी, ये 4 आपको पता होना चाहिए। ठीक, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन आपके लिए पूछताछ के लिए होती है। जैसे कि आपके मोहल्ले में मारपीट हो गई, तो पुलिस वाले आएंगे 2 ठो, चलो दरोगा साहब बुलाएंगे पूछताछ के लिए। तो डरने वाने की बात नहीं, जाना है, आधा 1 घंटे पूछताछ जो भी होगी, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। फिर जिनमें मार होती है, जो गलत होता है उससे रुपये 5,000 ले लेते दरोगा साहब। जो कोई मार नहीं करता, जो सही होता है उससे 2,000 ले लेते दोनों से हैं। ठीक, फिर सौंप पाठ कराकर वो एक कागज़ में लिखवा कर भेज देते हैं, जाओ अब शांति से रहो, लड़ो भिड़ो ना। ठीक, तो होती पूछताछ से डरना चाहिए। फिर होती कस्टडी अलग है, अरेस्ट अलग है। कस्टडी मीन्स होता है हिरासत। जब नॉर्मल मैटर होता है तो ले जाएंगे, घंटे 1.5 घंटे तुम्हें बैठाए रहेंगे, पैसा रुपया लेंगे, वापस कर देंगे, कस्टडी है। ठीक, जैसे कि कोई आंदोलन होने वाला है, या जैसे कि इस समय कई सारे आयोग, कई सारे एग्जाम्स में एज घटाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप आंदोलन करने वाले हो और हम लोग उसमें अगुवाई कर दें तो हम लोगों को पुलिस आएगी, हमें पकड़ ले जाएगी, अपनी कस्टडी में रखेगी। अरे क्यों आंदोलन करवा रहे हो यार, बंद करवा दो, क्यों आग का काम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर कस्टडी कर लेते, कस्टडी नॉर्मल मैटर में। अरेस्ट गिरफ्तार, जब सीरियस मैटर होता है, बहुत सीरियस मैटर, तो आपको अरेस्ट कर लेते, गिरफ्तार कर लेते हैं। हथकड़ी जब लगाते हैं तो गिरफ्तार करते हैं। ठीक, ले जाते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर 24 घंटे बाद जज साहब के सामने ले जाते हैं। फिर जज साहब अगर जैसा होता है ठीक है, नहीं तो अपनी बेल वेल लो, वापस चलो। ठीक, लेकिन अगर सीरियस मैटर है, जब गिरफ्तार करके ले गए पुलिस, तो वहाँ पर जज साहब के सामने ले गए जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी तब होती है जब जज साहब आपको सज़ा सुना दें, तो आप जेल चले जाओ, और जेल का जो संरक्षक होता है जेलर होता है, मालिक जज होता है। ठीक है, जेल का मालिक जज होता है, जेलर एक संरक्षक एज ए सिक्योरिटी के रूप में वहाँ काम करता है, रखा जाता है कि कोई भागे टूटे ने मारपीट हो तो उनमें समझौता, ये सब चीज़ें, वहाँ की सारी मैनेजमेंट, सारा सिस्टम जेलर के हाथ में होता है। लेकिन मालिक जज होता है। ठीक, तो अब उसके बाद
अब आप वहाँ चले गए 24 घंटे में, आप तो बढ़िया मस्ती काट रहे हो, चलो आराम मिले, इतना बड़ा अपराध करके हैं, यहाँ सुकून से तो हैं, अंदर है तो क्या है, सुकून है, आराम है, कोई डर नहीं है। लेकिन फिर पुलिस वालों को सुराग बटोरने हैं, सबूत इकट्ठे करने हैं, जांच पड़ताल करने हैं, तो फिर पुलिस वाले एक चिट्ठी लिखेंगे, जज साहब वो जो आदमी हम आपका दिन रहा है वो हमका दे दो, तो कुछ सुराग बटोरे का, तो जैसा सोचिए अच्छा हाँ, क्योंकि जज साहब ये लिए 24 घंटे के अंदर ये लिए उपस्थित कर अनिवार्य रहा कि पुलिस साहब मार मार के रंग बदल देते हैं, काला है गोरा है तो काला, ठीक, ये रंग परिवर्तन कर देते। पुलिस वालों के हाथ में एक मैजिक है, जादू है, ठीक। तो वो पुलिस वाले फिर चिट्ठी लिखते हैं कि अच्छा अभी तो इसलिए लिखते हैं कि उसको मारा नहीं है, उसको मारेंगे भी, तो मारने के लिए क्या सिस्टम होता है कि रिमांड पे ले लेते हैं, मतलब अपनी दी हुई चीज़ को वापस ले लेना रिमांड कहलाता है। तो चिट्ठी लिखते हैं कि जज साहब वो जो आदमी आपको दिन है हमका दे दो, हमका कुछ सबूत इकट्ठा करके बटोरे खाएँ। तो इसके लिए फिर जज साहब सोचते हैं, विचारते हैं, उसको रिमांड में दे देते हैं। तो पुलिस वहाँ पर रिमांड में 15 दिन तक जांच पड़ताल कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, जांच करने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस अपने पास 15 दिन तक रख सकती है रिमांड पे। और जब रिमांड पे एक नाम आता है तो अच्छों की ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, प्राण तो आधे ऐसे निकल जाते हैं, बच्चे कुछ प्राण जो 15 दिन रहते हैं वहाँ पर निपट जाते हैं, ठीक। यह लेकिन हद तब हो गई जब महाराष्ट्र में कानून है, महाराष्ट्र एक कानून है मकोका महाराष्ट्र का एक कानून है। और मकोका की ये खूबी है कि ये यहाँ पर 1 साल के लिए रिमांड में लेते पुलिस, 1 साल रिमांड, मतलब ज़िंदगी ही नरक बना देते हैं। इसलिए मतलब अपराध करे चक्कर में लोग सोचते हैं, जो सोचते हैं 1 साल रिमांड पे रहते हैं, हो गया होता है। तो ये है आपका आर्टिकल 22, जितने भी कन्फ्यूजन थे सारे मैंने दूर करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बेहद पसंद आएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कराते रहो। आप ही लोग सारे सब कुछ चल रहा है, चाहोगे तो चलते ही नहीं, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा देखने पर भी फोकस करें, ठीक है। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।